हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज हम डेटा टाइप के अंतर्गत गेट एक्सटर्नल डेटा ग्रुप के बारे में जानने वाले हैं। इसके हर एक ऑप्शन का यूज जानने वाले हैं। इनकी क्या इंपॉर्टेंस है एमएस एक्सेल में, इनको क्यों दिया गया है, चलिए इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में जानेंगे दोस्तों, और वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि आपको बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो ये मिलने वाली है। इसमें हर एक ऑप्शन का बहुत ही बारीकी से यूज करके समझाया गया है, और वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी क्योंकि मैंने हर एक ऑप्शन को कवर करने की कोशिश की है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और पेशेंस बना के रखें, आपको बहुत कुछ नई चीज़ सीखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ग्रुप है जिसका नाम है गेट एक्सटर्नल डेटा, इसका मतलब है कि जो डेटा हमको लेना है वो हमारे एक्सेल शीट में नहीं है, किसी दूसरे जगह से डेटा हमको एक्सेल में इंपोर्ट करना है। अब इंपोर्ट करने की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है? ताकि अगर हम जिस सोर्स से डेटा अपने एक्सेल में इंपोर्ट करें, अगर उस सोर्स में कोई भी अपडेशन होता है तो हम अपने एक्सेल में उसको जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिक वो रिफ्रेश हो जाएगा, दोनों जगह पे अपडेट हो जाएगा। जो हमारा सोर्स है वहाँ भी, और जो हमारा ये डेस्टिनेशन एक्सेल फाइल है यहाँ भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पहला ऑप्शन है फ्रॉम एक्सेस। एक्सेस से अगर हम कोई डेटा उठाना चाहते हैं, जो डेटाबेस बना हुआ है उसमें जो डेटाबेस है, उस डेटाबेस में से जो डेटा हम उठाना चाहते हैं वो डेटा हम यहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास एक्सेस की फ़ाइल पहले से बनी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे एक्सेस की फ़ाइल हमारे पास पहले से बनी है, हम आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहते हैं। यहाँ पे हम जब डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जाएंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पे हमारी एक फ़ाइल बनी है, यहाँ पे हम आपको दिखा देना चाहते हैं। ये देखिए स्टूडेंट इन्फो नाम की एक डेटाबेस की एक्सेस फाइल है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये एक टेबल है, एक डेटाबेस टेबल है। इसमें 8 लोगों का नाम एंटर किया गया है। ठीक है, अब यही डेटा हम अपने एक्सेल में इंपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम इसको अभी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक क्लोज नहीं करेंगे तो इंपोर्ट नहीं होगा। इसको हम क्लोज कर देते हैं और हम चलते हैं अपने एक्सेल की सीट में। यहाँ से चलते हैं फ्रॉम एक्सेस। एक्सेस में जाने के बाद ये देखिए स्टूडेंट इन्फो नाम का ये डेटाबेस दिख गया है। इसमें क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे सिंपल। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आप क्या इसमें इंपोर्ट करने वाले हैं, तो हमने बताया कि यहाँ पे टेबल। अब यहाँ पे सेल रेफरेंस पूछ रहा है किस सेल से आपको लेना है। देखिए यहाँ पे अभी हमारा H15 दिखा रहा है। अगर हमको यहाँ से उस डेटा को चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और इसको हम कर देंगे ओके। ठीक है, तो ये देखिए हमारा पूरा टेबल जो एक्सेस में आप देख रहे थे वो पूरा डेटाबेस यहाँ पे आ गया है। अब आप यहाँ पे इस डेटाबेस को चाहे तो अपने हिसाब से इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, डिज़ाइन टैब में चले जाइए, जो डिज़ाइन आपको पसंद हो उस डिज़ाइन में आप ऐसे क्लिक करके और इस डेटा में कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मज़े की बात ये है क्या कि अगर हम यही चीज़ अपने एक्सेस में कोई अपडेट करते हैं तो उसका अपडेट यहाँ भी मिल जाएगा आपको। वो कैसे? तो सबसे पहले इस एक्सेल की फ़ाइल को हमको सेव करना होगा। तो चलिए इसको हम पहले सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे और सेव में जाएंगे, सेव एज। यहाँ पे हम अपने फाइल का नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि डेटा, और डेटा नाम से हम इसको सेव कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। सेव हो गया, इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है, फिर से अपने स्टूडेंट इन्फो में चलते हैं। और क्योंकि दोस्तों जब तक हमारी एक्सेल की फ़ाइल क्लोज नहीं रहेगी तब तक आपका ये जो एक्सेस में आप अपडेशन करेंगे वो सिर्फ रीड ओनली में खुलेगा। इसलिए रीड ओनली में सिर्फ आप उसको रीड कर सकते हैं, उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे अपने टेबल को ओपन करते हैं। यहाँ पे एक 9वां नाम हम इंटर करते हैं। 8 नाम तक यहाँ एंट्री था, 9वां नाम हम यहाँ पे डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई नाम लिख देते हैं किशन, और इसको कोई क्लास अलाट कर देते हैं जैसे BCA, और इसको हम कर देते हैं इंदौर। ठीक है, यहाँ पे हम उसका सिटी नाम दे देते हैं और एक नाम और इंटर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम कर लेते हैं राजा, और यहाँ पे हम इसको BBA, और ये इसको हम कर देते हैं मान लीजिए कि जबलपुर कर दिए। इसको हम यहाँ से किए सेव और इसको हम कर दिए क्लोज। ठीक है, अब आप जब अपना ये डेटाबेस खोलेंगे एक्सेल की जब आप फाइल ओपन करेंगे, देखिए तो
तो ये आपका डेटा नाम का है। यहाँ पे ये देखिए डेटा नाम की फ़ाइल है, इसको आप ओपन करिए और देखिए जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको एक्सेल की वो फाइल मिल जाएगी। ये फाइल है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 8 नाम यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, जो कि डेटाबेस से उठाया गया था। अब इसको हम डेटाबेस में जाकर यहाँ डेटा टाइप में जाएंगे और रिफ्रेश यहाँ पे जाएंगे। रिफ्रेश ऑल जैसे ही करेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो ये देखिए रिफ्रेश ऑल जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है एक्सेस में से आपको पोटेंशियल सिक्योरिटी कंसर्न है, इसको ओके करेंगे जैसे ही तो 2 नाम और ऐड हो जाएंगे। अभी 8 नाम तक हैं, 2 नाम आएगा तो 10 नाम हो जाएंगे। इसको ओके करेंगे और ये देखिए हमारे पास 2 नाम और ऑटोमेटिक आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप रिफ्रेश करके और उस फीचर को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप MS एक्सेस से डेटाबेस उठा सकते हैं और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर इसकी फॉर्मेटिंग आप चाहें तो अपने हिसाब से यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको कोई और कलर वगैरह ऐसे चेंज करना है, देना है, तो आप ऐसे इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि फ्रॉम एक्सेस हम कैसे यूज करते हैं एक्सटर्नल डेटा को इंपोर्ट करने के लिए। अब दूसरा ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों फ्रॉम वेब। हम इसको कैसे लेते हैं? देखिए, फ्रॉम वेब का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए वेबसाइट से कोई भी डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं, कोई भी मान लीजिए आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं या कोई भी ऐसा डेटा जो आपको अपने एक्सेल शीट में इंपोर्ट करना है, तो उसको हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वेबसाइट मतलब वेब पेज से आप कोई भी डेटा यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि लाइव क्रिकेट रिपोर्ट का जो स्कोर है वो आपको अगर अपने एक्सेल शीट में देखना है और आप चाहते हैं कि वो डेटा 1-1 मिनट के अंदर अपडेट होता रहे, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और जैसे अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उस आर्टिकल को भी आप अपने एक्सेल में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे जब आप वेब में क्लिक करेंगे, ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको अपने ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पे कोई भी वो चीज़ सर्च कर देना है। जैसे यहाँ पे हमने सर्च किया है व्हाट्सएप के बारे में, व्हाट्सएप की हिस्ट्री के बारे में हमने जानने की कोशिश की है। यहाँ पे उसका लिंक है, इस URL को आप कॉपी करेंगे, इस विकिपीडिया की लिंक है, इसको आप कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद फिर आपको जाना है यहाँ पे फ्रॉम वेब पे। फ्रॉम वेब पे जब जैसे ही जाएंगे तो दोस्तों हमारे पास ये न्यू वेब क्वेरी आती है, ठीक है ना। अगर आपके साथ ये समस्या स्क्रिप्ट एरर वाली है तो आप इसको कुछ नहीं, यहाँ पे आपको पहले नो करना है, ठीक है। जितनी बार यहाँ पे आएगा नो में क्लिक कर दीजिए और इसको नो में करते जाइए, ठीक है। नो करने के बाद यहाँ पे जो एड्रेस है इसको आप यहाँ से बैक स्पेस से हटा दीजिए और जो आपने URL कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट करिए और फिर जाइए गो में। और जैसे ही आप गो में जाएंगे तो इस विकिपीडिया से रिलेटेड, इस URL से रिलेटेड जो भी डेटा इसमें होगा वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे लोड हो गई है। अब इसको इतना करने के बाद यहाँ से आपको करना है इंपोर्ट, और जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये पूछ रहा है कि आप कहाँ इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस वाले सेल में हमको इंपोर्ट करना है, ठीक है। इसमें हम करेंगे और इसको करेंगे ओके। और देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा, मिनटों में, ये देखिए मिनट भी नहीं लगा, सेकंड में दोस्तों जो भी कंटेंट उसमें विकिपीडिया में दिख रहा था वो पूरा कंटेंट हमारे यहाँ पे एक्सेल शीट में आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे पूरी हिस्ट्री बताया गया है व्हाट्सएप के बारे में। आप कोई भी टॉपिक पे सर्च कर सकते हैं। ये देखिए कि हमारा ये कब हमारा ये व्हाट्सएप लॉन्च हुआ और इसके कौन कौन से वर्जन आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब आप इसको पढ़ते रहें और इसमें अब देखिए अब विकिपीडिया में जो भी अपडेशन होगा तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कैसे? यहाँ प्रॉपर्टी में जाइए, प्रॉपर्टी में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है रिफ्रेश एवरी। अब यहाँ पे लिखा है 60 और मिनट, ठीक है। तो इसको आप क्या करिए, यहाँ पे रिफ्रेश एवरी में क्लिक करिए ऐसे, और यहाँ पे 60 मिनट में बोल रहा है अपडेट के लिए, हम बोल रहे हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में हमको जो भी अपडेशन है 1-1 मिनट में अपडेट करता रहे ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 किए और इसको कर दिए ओके, ठीक है। अब जो भी अपडेशन इसमें 1-1 मिनट में होता रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप वेबसाइट से कोई भी डेटा यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों कि आप इतना तो समझ गए होंगे कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा जो ऑप्शन है, अगला ऑप्शन है हमारा फ्रॉम टेक्स्ट। फ्रॉम टेक्स्ट का मतलब होता है
कि ऐसा डेटा जो आपके किसी टेक्स्ट फाइल के रूप में है। अब देखिए टेक्स्ट फाइल के रूप में, जैसे मान लीजिए आपने कोई नोटपैड में कोई फाइल बनाया है, ठीक है, या वर्डपैड में आपने कोई फाइल बनाया है, उस फाइल के डेटा को आप इसमें कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम नोटपैड में एक फ़ाइल बना लेते हैं। देखिए नोटपैड में फ़ाइल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको नोटपैड ओपन करना है। हम यहाँ पे विंडो आर प्रेस करेंगे, यहाँ पे नोटपैड हमने लिखा है, इसको हम कर देते हैं ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमको लिखना है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमको टेबल बनाना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, हो सकता है नोटपैड में आप पहली बार ये टेबल बना रहे हो, तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हम पहले अपने कॉलम का हेडिंग देंगे, वो टेबल में जो हेडिंग है, जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे दे देते हैं सीरियल नंबर। इसके बाद फिर आपको टैब बटन दबाना है एक बार। एक टैब का मतलब है कि आप दूसरे कॉलम में जा रहे हैं। यहाँ पे आपको लिखना है नेम, इसके बाद यहाँ पे लिखना है एज। एक बार और टैब दबाइए, इसका मतलब है सिटी, ठीक है। इंटर बटन दबाइए, सीरियल नंबर 1 लिखिए, टैब दबाइए तो नेम के पास आ जाएंगे। यहाँ पे आपको लिखना है कोई भी नाम लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है किरण सिंह। एज, टैब दबाइए, टैब दबाने के बाद यहाँ पे एज लिखिए 25, और फिर एक बार टैब दबाइए, यहाँ पे सिटी में लिख दीजिए जैसे इंदौर, ठीक है। अब देखिए आप टैब दबाते हैं तो आपको लगता होगा कि हेडिंग पीछे है, नेम आगे चला गया। इसका ये मतलब नहीं है दोस्तों। आप टैब दबा के आपने अगर लिखा है तो वो नाम उसी कॉलम में आएगा, भले ही यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। अब दूसरा नंबर हम यहाँ पे डालते हैं और एक बार टैब दबाते हैं, यहाँ पे दूसरा नाम इंटर करिए। जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है राकेश कुमार। टैब दबाइए, यहाँ पे उसकी एज डालिए 24, यहाँ पे लिख दीजिए सीधी। फिर तीसरा नंबर यहाँ पे रोहित। टैब दबाइए, एज में यहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दें 20, और यहाँ पे आपको उसका सिटी लिखना है सतना, जो भी है कोई भी डेटा। चौथा नंबर यहाँ पे हम डालते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं मुकेश और 22 साल। सिटी का नाम दे देते हैं हम रीवा, ठीक है। इतना करने के बाद आप अपने इस फाइल को सेव करिए। यहाँ से इसको जाइए सेव, और सेव करने के लिए आपको यहाँ पे डेस्कटॉप में, आप कहीं भी सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम डेस्कटॉप में सेव करते हैं और यहाँ अपने फाइल का नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ABCD लिख देते हैं अपने फाइल का नाम, इसको कर देते हैं सेव, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको आप कर दीजिए क्लोज। अब यहाँ जाइए फ्रॉम टेक्स्ट में। फ्रॉम टेक्स्ट में जाने के बाद आपको कौन सी फाइल चाहिए, आपने कहाँ सेव किया है, डेस्कटॉप में आपने यहाँ पे सेव किया है, और ये आपकी फ़ाइल ABCD नाम की, ठीक है। यहाँ जो जैसी सेटिंग है आपको वो सेटिंग रखे रहना है एज इट इज़। आपको नेक्स्ट करना है, और जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए आपने जो भी डेटा लिखा था तो यहाँ पे ये दिखा दे रहा है, टैब में कन्वर्ट कर दे रहा है। आपको यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करिए एक बार, और नेक्स्ट करने के बाद फिनिश कर दीजिए। जैसे आप फिनिश करेंगे तो यहाँ से पूछेगा कि आपको कौन से सेल से स्टार्ट करना है। तो आप यहाँ A1 हमने सेलेक्ट किया, आप कोई भी सेल सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आप सोचते होंगे बार बार A1 ही क्यों करते हैं, चलिए हम एक बार यहाँ से करते हैं और इसको कर दीजिए ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये देखिए आपने जैसा डेटा वहाँ पे फीड किया था आप अपने नोटपैड में, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे डेटा आ गया है। देखिए सीरियल नंबर में सीरियल नंबर आया है, नेम में नेम आया है, एज में एज आया है, और सिटी में सिटी आया है, ठीक। अब अगर मान लीजिए बाद में आप कोई भी चेंजेस करते हैं, कोई और नाम ऐड करते हैं वहाँ पे अपने नोटपैड की फ़ाइल में, तो यहाँ पे उसका अपडेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे इसको हम मान लीजिए राइट क्लिक कर यहाँ पे इसको ओपन किए। अब यहाँ मान लीजिए 5वां नाम हम ऐड करते हैं, यहाँ पे अशोक मेहता, ठीक है, अशोक मेहता। उम्र अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं मान लीजिए 32 साल, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जबलपुर, ठीक है। इसको हम कंट्रोल S से सेव किए, सेव हो गया। इसको करते हैं क्लोज, अपने एक्सेल फाइल में जाते हैं। अब यहाँ पे जाना है हमको रिफ्रेश ऑल, ठीक है, और रिफ्रेश ऑल में यहाँ पे जाइए, ये ABCD इसको इंपोर्ट करिए। ये देखिए यहाँ पे आपका नाम
ऐड हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब और फ्रॉम टेक्स्ट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन है फ्रॉम अदर सोर्स। और बहुत सारे सोर्स हैं जहाँ से आप डेटा ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे और जो सोर्स हैं जैसे एसक्यूएल सर्वर हो गया, एनालिसिस सर्विसेज हो गया, इन सबको तो यूज करने के लिए आपके पास एक एसक्यूएल सर्वर होना चाहिए, तब आप उसको यूज कर सकते हैं। एनालिसिस सर्विसेज के लिए भी आपको एसक्यूएल सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम विदाउट सर्वर भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे आपके पास पहला है यह फ्रॉम एक्सएमएल डेटा इंपोर्ट। देखिए अगर आप एक्सएमएल डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अब देखिए एक्सएमएल डेटा होता क्या है। एक्सएमएल डेटा, एक्सएमएल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? एक ऐसी लैंग्वेज कि जो अपने आप में उसका जो टैग होता है तो यूज़र डिफाइंड टैग होता है। यूज़र अपने हिसाब से किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करता है और डिस्प्ले करता है वेब पेज में। देखिए हम आपको दिखा देते हैं कि एक हमने क्या बनाया है, एक्सएमएल फाइल बनाया है। देखिए हम आपको दिखाते हैं कैसे। यहाँ पे हमने स्टूडेंट के नाम से एक एक्सएमएल फाइल बनाया है। इसको ओपन करते हैं नोटपैड में। नोटपैड में ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नाम लिखे गए हैं। ये जो पहली लाइन है ना, एक्सएमएल वर्जन 1.0 इनकोडिंग UTF-8, इसको लिखिए या ना लिखिए ऑप्शनल है, हालांकि हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए क्लास बनी है, क्लास। इस क्लास के अंदर स्टूडेंट की डिटेल है। स्टूडेंट के अंदर नेम टैग है, नेम टैग में वो नेम लिखा है, फिर एज है, फिर ग्रेड है। ओपनिंग टैग है यहाँ पे नेम, और ये क्लोजिंग टैग है। ये कोई टैग नहीं है, वैसे कोई प्री डिफाइंड टैग नहीं है, ये यूज़र डिफाइंड टैग है। हम अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड किए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे और भी कोई टैग ऐड कर दे सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमने इतने का टैग बनाया हुआ है। आप भी इस तरह से बना के और इसको सेव करेंगे। कैसे? अब सेव करेंगे और जो एक्सटेंशन नेम होगा, तो फाइल नेम देने के बाद एक्सटेंशन नेम में आपको .xml मतलब XML लिखना है। जैसे HTML की फाइल जब सेव करते हैं तो फाइल नेम .html है होता है, तो ऐसे ही जब XML की फाइल सेव होती है तो फाइल नेम .xml करना है। ठीक है, और इतना करने के बाद इसको क्लोज कर देना है। ठीक, अब आपको जाना है कहाँ, एक्सेल में, और यहाँ से जाना है आपको फ्रॉम अदर सोर्स। यहाँ से आपको लेना है फ्रॉम XML डेटा इंपोर्ट। XML डेटा इंपोर्ट में अब आपको जाना है, देखिए कहाँ पे आपका सेव है, तो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप में जाना है। हमारा डेस्कटॉप में XML फाइल है, ये है स्टूडेंट। इसको हम करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद पूछ रहा है कौन से सेल में लेना है, तो यहाँ पे B2 सेलेक्ट है। ठीक है, हम यहाँ पे कर देते हैं ओके। ठीक, तो ये देखिए 3 नाम थे वहाँ पे और तीनों नाम शो हो रहे हैं। अभ्युदय गोस्वामी, एज है 5 साल। वेद विश्वकर्मा, इसका एज है यहाँ पे 6 साल और ग्रेड है B। और कृतिका सिंह 4 साल, A+ इसका ग्रेड है। इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा क्लोज कर देते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि हम अपने XML में कुछ अपडेशन कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हम नोटपैड में इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे हम एक अपडेट कर रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए ग्रेड के बाद हम यहाँ पे एक टैग देते हैं जिसको हम देते हैं सिटी। ठीक है, सिटी दिए। अब इसको हम कर दिए जैसे सीधी, और ये इस टैग को आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया सिटी, और यही सिटी को हम एक बार कॉपी कर लेते हैं और जितने स्टूडेंट हैं तो उन सब में हम इस सिटी को ऐड कर देते हैं। बस उनके सिटी का नाम बदला रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सीधी है, हम इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं रीवा। इसके बाद फिर यहाँ भी हम इसको कर देते हैं, यहाँ पे हम इसका नाम, इस सिक्के सिटी का नाम कर देते हैं सतना। ठीक है, अब इसको आपको सेव करना है। यहाँ से हमने Ctrl+S दबाया, सेव हो गया। इसको क्लोज किए। ठीक, फिर अपने हम एक्सेल फाइल में जाते हैं। देखिए एक्सेल फाइल में जाने के लिए हमारे पास वही एक्सेल की फ़ाइल थी जो हमने बना के सेव किया है। हम इसमें नई फाइल ओपन करते हैं और वो फाइल ओपन कर लेते हैं यहाँ से डेटा नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जो हमने ये फाइल बनाया है, इसमें हम जाएंगे डेटा टैब में और यहाँ से आपको रिफ़्रेश करिए। रिफ़्रेश इस तरह से, यहाँ पे रिफ़्रेश, ओके।
ठीक है, अभी नहीं आया, रिफ्रेश ऑल करिए। ठीक है, रिफ्रेश ऑल में जाएंगे तो आपको फिर से वो डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका ये डेटा आ चुका है सिटी नाम से। यहाँ पे पहले यहाँ पे हमारे सीट 4 में ये डेटा सिर्फ ग्रेड तक था, लेकिन यहाँ पे जैसे हम ऐड किए तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो सिटी भी ऐड हो गई है। एक्चुअली होता क्या है कि XML फाइल में आप अगर कोई भी चेंजेस करते हैं तो आपको फिर से वो चीज़ ऐड करना पड़ता है, क्योंकि XML उसको ऑटोमेटिक अपडेट नहीं कर पाता है। ठीक है, इसके बाद है दूसरा जो अदर सोर्स है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी का है। तो इस क्वेरी को भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं अदर सर्विसेज में जा कर के। यहाँ पे जाइए माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी। माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी में जाने के बाद आपको यहाँ से MS एक्सेस डेटाबेस में जाना है, और MS एक्सेस में जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये इन्फो डेटा है, स्टूडेंट इन्फो है, और दूसरा है डेमो। ये हमारे पास 3 ठो MS एक्सेस की फ़ाइल है। कोई भी आप फाइल उठाइए, यहाँ पे इसको ओके करिए, यहाँ पे ओके। और यहाँ पे ये देखिए पूछ रहा है कितने सारे फील्ड हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको क्या क्या फील्ड चाहिए, स्टूडेंट आईडी चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट नेम चाहिए, इसको भी आप यहाँ से टैप कर लीजिए, और क्लास चाहिए या ना चाहिए, हमको सिर्फ सिटी चाहिए, इसको कर देते ओके, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक। और यहाँ पे सॉर्ट बाय क्या बोल रहा है, किसके हिसाब से आपको सॉर्ट करना है, स्टूडेंट आईडी, नेक्स्ट, और इसको कर देना है फिनिश। ठीक है, और इसको कर देना है ओके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो डेटा पहले यहाँ पे जो हम सीट 1 में यहाँ पे ऐड किए थे, तो यहाँ पे देखिए नाम वही हैं, 10 नाम। इसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास और सिटी है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमने जब वही नाम ऐड किया तो इसमें कौन कौन से नाम आए हैं, सिर्फ स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम और सिटी बस आया है। क्लास यहाँ पे हमने नहीं लिया है, क्यों? क्योंकि हमने किसको ऐड किया है, क्वेरी को ऐड किया है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप अदर सोर्स से भी डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। एग्जिस्टिंग कनेक्शन का मतलब होता है कि आपने अभी तक में कौन कौन से कनेक्शन बनाए हैं। तो हमने अभी तक में ये कनेक्शन बनाया है ABCD, ये टेक्स्ट फाइल है, ये कनेक्शन हमने बनाया, कनेक्शन क्वेरी फ्रॉम एक्सेस डेटाबेस, और स्टूडेंट से बनाया है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, तो ये आपके सभी कनेक्शन दिख जाएंगे जो भी कनेक्शन आपने बनाया है। ठीक है, और इसके बाद फिर आपका जो रिफ्रेश ऑल का है, तो हमने बता ही दिया कि जो भी अपडेशन आपके सोर्स में होगा, सोर्स से जहाँ से आपने डेटा उठाया है, उस डेटा को अगर आपने कोई अपडेट किया है तो उसको यहाँ अपडेट करने के लिए रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, और ये जो कनेक्शन है, कनेक्शन में कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे है। अब जैसे मान लीजिए कि एक बार आपने डेटा इंपोर्ट कर लिया, अब आप चाहते हैं कि इसका कनेक्शन हट जाए, तो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप रिफ्रेश करना चाहते हैं तो रिफ्रेश भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एक करके अगर आप रिमूव कर देंगे ना, तो फिर वो कनेक्शन ये आपका हट जाएगा हमेशा के लिए, और डेटा आपका यहाँ पे एक्सेल में इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका काम ये होता है। जैसे आप किसी भी कनेक्शन को रिमूव करके देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे स्टूडेंट 1 है, इसको हम रिमूव करना चाहते हैं, ये देखिए ये रिमूव हो गया। ठीक है, इसको अगर हम रिमूव करेंगे तो ये भी रिमूव हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी कनेक्शन को यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि एडजस्ट कॉलम विड्थ, प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, इंक्लूड रो नंबर, ठीक, इंसर्ट सेल फॉर न्यू डेटा, डिलीट अनयूज्ड सेल, इंसर्ट इंटायर रो फॉर न्यू डेटा क्लियर। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इनको यूज कर सकते हैं और आप इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही काम की चीज़ है। ये जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं डेटा टाइप के अंतर्गत गेट एक्सटर्नल डेटा, आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है दूसरे सोर्स से डेटा इंपोर्ट करने की, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में बताने के लिए एक वीडियो बनाया है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा इन सभी का यूज। तो दोस्तों हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो,
और क्या आप इसके पहले इन सभी ऑप्शन का यूज किए थे या नहीं किए थे, हमको इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को अपना टाइम निकाल के हमारा वीडियो देखने के लिए। और आप सभी को दोस्तों धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत।